हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे मैसेज करके बताइए प्लीज़। अभी आप में से ही किसी का एक मैसेज मेरे पास आया, जिनका ये कहना था कि मेंटेनेंस के मामले में उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है और उन्हें मैंने मैसेज किया है कि अभी मैं लाइव आकर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी और अधिक से अधिक इस पेज को शेयर कीजिए। जो भी आपको कानूनी जानकारी मुझसे प्राप्त करनी है आप कमेंट कर सकते हैं और 10 मिनट से ज़्यादा का समय मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगी और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी एक मेरे मैसेंजर पर मैसेज आया था जिनका ये कहना था कि मेंटेनेंस के मामले में कल उनकी डेट है और उनको ये डर है कि कहीं मेरे द्वारा कुछ गलत कोर्ट में ना कहा जाए। पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया गया है, 498A का मामला दर्ज है। तो उनका ये प्रश्न है कि जज साहब उनसे क्या पूछ सकते हैं मेंटेनेंस के केस में। तो अभी मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं अभी लाइव आकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। देखिए, मेंटेनेंस के केस में जब भी जज साहब के द्वारा या सामने वाले वकील साहब के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो भी वो आपसे पूछे बहुत समझदारी से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसा कि एक प्रश्न मेंटेनेंस के केस में सामने वाले पार्टी के वकील साहब या जज साहब के द्वारा ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपकी पत्नी आपसे अलग हो रही है, उनको भी खर्चा पानी चाहिए, आपके बच्चों को भी खर्चा पानी चाहिए। अब आप स्वयं ये बताइए कि आप उनको कितना पैसा देंगे, कितना भरण पोषण देंगे, जितना आप कहेंगे मैं उतना उनको ऑर्डर कर दूंगा। इस तरह से एक प्रश्न किया जाता है जहां पर सामने वाले वकील साहब भी आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि क्या एक महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। उस वक्त बहुत समझदारी से आपको उसका जवाब देना है। जब सामने आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि मेंटेनेंस महिला को यानी कि आपकी पत्नी को मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप स्वयं बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने हिसाब से तय कर दूंगा, ये पूछा जाता है। तो देखिए, वहां पर बहुत समझदारी से आप, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको बहुत समझदारी से वहां पर इस प्रश्न का उत्तर देना है और ये कहना है कि देखिए जज साहब या सामने वाले वकील साहब जो भी हैं, मेरी वाइफ मेरा घर छोड़कर स्वेच्छा से गई है, मेरे द्वारा उनको घर से बाहर नहीं किया गया, मेरे द्वारा सेक्शन 9 का भी सहारा लिया गया जहाँ पर डिग्री मुझे प्राप्त है। अगर नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई समझौता मैंने बार बार करने की कोशिश की, मेरे पेरेंट्स उनके घर गए, मैंने सही हर तरीके से इनको अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन बेवजह ये कलेश करके घर छोड़ के चली गई हैं और मुझे अपने बच्चों को मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया है तो आप बताइए कि मैं इनको कैसे मेंटेन, मतलब पैसा दे दूं, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे माता पिता की, मेरे भाई बहनों की। अगर आपके ऊपर भाई बहनों की जिम्मेदारी है वो भी आपको वहां पर दिखानी पड़ेगी, वो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर देखिए 3 साल का आपके पास इनकम एफिडेविट भी होना चाहिए, वो भी एक प्रूफ आपको कोर्ट में न्यायालय में देना पड़ता है। अगर एक पति ये कहता है कि भाई मेरे पास तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो अभी आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 10,000 या 1 लाख रुपया है, एक मैंने अमाउंट आपको बता दिया, वहां पर आपके 3 साल का बैंक अकाउंट की डिटेल देखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इस साल आपके बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपया और इसके आधार पर मेंटेनेंस तय होगी। अगर पिछले साल, उससे पिछले साल 3 साल तक आपका बैंक अकाउंट अच्छा खासा उसमें अमाउंट था तो उसके आधार पर भी मेंटेनेंस तय की जाती है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूं और मैं जॉब छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास जॉब ही नहीं रहेगी तो मैं कहाँ से उसको भरण पोषण दूंगा, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा कि भाई मेरे पास तो जॉब नहीं है। लेकिन आपको 3 साल का इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा और आप अगर काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो मेंटेनेंस का बचाव कैसे कर सकते हैं वो बात अलग होती है। जैसे पत्नी अडल्ट्री पे रह रही है, यानी कि अवैध संबंध बना के रह रही है किसी से, पत्नी ने आपका घर छोड़ दिया, बेवजह आपका घर छोड़ के वो चली गई हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर मेंटेनेंस का बचाव किया जा सकता है। लेकिन ये कहना, जैसे कि कल किसी के द्वारा मुझसे पूछा गया था, आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि
सेक्शन 9 का केस मैंने किया हुआ है, और सेक्शन 9 के केस में क्या मैं मेंटेनेंस मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री मेरे पक्ष में आ गई, पत्नी सेक्शन 9 के केस में उपस्थित नहीं हुई, एक भी डेट में वो नहीं आई और एक्स पार्टी हो गया। अगर पत्नी आपकी वाइफ सेक्शन 9 का में नहीं आ रही है किसी कारणवश से, या आपको डिग्री प्राप्त भी हो गई है, फिर भी आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप मेंटेनेंस का केस अलग होता है और सेक्शन 9 का केस अलग होता है। अब एक प्रश्न आप में से ही किसी का पूछा गया है, मैडम मेरी वाइफ ने मेंटेनेंस का हैदराबाद लगा रखा है, मैं कोटा रहता हूं, तो मेरी बच्ची का कस्टडी का केस कहां से लगेगा? कोटा वाले मना कर रहे हैं, हैदराबाद से ही होगा बच्चे। देखिए, अगर आपकी वाइफ हैदराबाद रहती है और बच्चा जहां रहता है वहीं से कस्टडी का केस आपको फाइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली रहते हैं तो आप कस्टडी का केस वहां से करें। कस्टडी का केस आपको वहां से करना पड़ेगा जहां पर बच्चा रहता है। और महिला मेंटेनेंस का केस कहीं से भी कर सकती है। कहीं से मीन्स अपने मायके से कर सकती है, जहां आपका विवाह हुआ था उस शहर से भी कर सकती है, जहां पर विवाह के बाद आप 3-4 साल रहे हैं वहां पर से भी कर सकती है, और अभी वो जहां रह रही है वहां से भी वो केस कर सकती है। तो अगर बच्चा आपकी वाइफ के पास है तो कस्टडी का केस तो वहीं से आपको फाइट करना पड़ेगा। आप दिल्ली रहते हैं, आपने जहां भी लिखा था कि आपको वहां से जहां भी उनका हैदराबाद है तो वहां तो आपको जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, किसी वकील से आप तलाक के पेपर बनवा सकते हैं। पावर ऑफ अटर्नी आपको अपने पेरेंट्स के माध्यम से देनी पड़ेगी, और एक बार आपको इंडिया आना पड़ेगा। आपके बिहाफ में आपके पेरेंट्स मतलब पावर ऑफ अटर्नी से तलाक का केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन बहुत समझदारी से पहले आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना है। इससे पहले किसी वकील साहब से आप जानकारी लीजिएगा, और बिना सोचे, मतलब जब डाइवोर्स का केस डालते हैं खास तौर पर पुरुष वर्ग, तो उससे पहले उसे बहुत समझदारी से एक रणनीति के जरिए एक रणनीति बनाकर ही डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए, नहीं तो वो जो केस होते हैं इस तरह के वो खारिज हो जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना है। मैडम आपका नंबर भेजिए। देखिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, और मेरे पेज पर नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हो। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। देखिए, अधिक से अधिक इस पेज को शेयर कीजिए। और एक प्रश्न आप में से ही किसी का है कि इनकी वाइफ 9 साल से इनसे अलग रह रही है, तो अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आप उनसे बात कीजिए, और ये मुझे पहले बताइए कि 9 साल इतना लंबा समय है, आप उनसे अलग रहे कैसे? मतलब इतना टाइम हो गया है, ना तो आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, ना ही वो वापस आई, तो क्या कारण है कि 9 साल से आप दोनों अलग रह रहे हैं और अब आपके बीच में कोई भी ऐसा अटैचमेंट नहीं है, बच्चे नहीं हैं, और आपको लगता है कि आप इनके साथ जीवन नहीं बिता सकते हैं? तो आप को मैं यही बोलूँगी कि आप अलग हो जाइए, क्योंकि ये ग्राउंड बनता है जब पति या पत्नी 2 साल से अधिक का समय हो जाता है, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तो इस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स की मांग कर सकते हैं। स्त्री धन पर महिला का अधिकार होता है। स्त्री धन से तात्पर्य होता है जब विवाह के उपरांत आपको दी जाने वाली कोई भी ऐसी ज्वेलरी, गिफ्ट या प्रॉपर्टी जो आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा दी जा रही है, आपके पति के द्वारा दी जा रही है, या सास ससुर के द्वारा दी जा रही है, ये सब स्त्री धन के अंतर्गत मानी जाती है। अब विवाह के मान लेते हैं 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में आपके पति के द्वारा आपको गिफ्ट दिया गया, जैसे आपने जेवर बनाए, तो क्या उन जेवर पर आपका अधिकार होगा कि पति का अधिकार होगा? उस समय प्रॉपर्टी उस जेवर में महिला अधिकार होगा। अगर मान लेते एक विवाह हुआ, विवाह के 3 साल के महिला को उसकी सास के द्वारा कोई गिफ्ट दिया गया है, पति के द्वारा कोई गिफ्ट दिया गया है, या मायके वालों के द्वारा कोई गिफ्ट दिया गया है, तो वो भी स्त्री धन के अंतर्गत माना जाएगा। ऐसे में बहू उसका दावा कर सकती है। महिलाओं का जो राइट है वो राइट है मेंटेनेंस पाने का, स्त्री धन रखने का, जो मायके की तरफ से मिला हुआ है या ससुराल की तरफ से मिला हुआ है। इसके बाद तीसरा, आपको निवास में रहने का अधिकार है। इतना ही आपके पास अधिकार है।
अगर आप कोई महिला ये कहती है कि अगर पति की कोई प्रॉपर्टी है ना, अगर पति की प्रॉपर्टी है तो उस पर मेरा भी अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। पति की प्रॉपर्टी पर या पैतृक संपत्ति पर जो बेटे को मिलने वाली है उस पर वाइफ का कोई भी राइट नहीं होता है। पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई भी राइट नहीं है। हाँ, अगर पत्नी कमाती है और उसने एक मकान खरीदा, मान लेते हैं कि एक पति पत्नी है, उन्होंने एक जॉइंट एक मकान खरीदा है और उस मकान में पत्नी के द्वारा भी पैसा दिया गया है। मान लेते हैं कि वो महिला अपने मायके से पैसा लेके आई है या मायके वालों से उसने उधार मांगा है और आपने एक मकान खरीद दिया, तो उस प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार आपका होगा जितना आपके द्वारा पैसा दिया गया है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपका पैतृक संपत्ति पे और प्रॉपर्टी पर कोई भी किसी भी प्रकार से राइट नहीं होगा, लेकिन स्त्री धन पर आपका राइट है, आपको रहने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए ससुराल में जो आपकी सास के द्वारा जो जेवर चढ़ाए गए हैं उस पर आपका पूरा अधिकार है। देखिए, अगर आपकी वाइफ पूरी ज्वेलरी लेके चली गई है, जो भी उसका जेवर है वो सब कुछ लेके चली गई है और आपके और आपकी मदर के ऊपर आरोप लगा रही है, घरेलू हिंसा के तहत उसने मामला दर्ज कर दिया और ये बोल रही है कि भाई आप मेरे सारे जेवर दीजिए, है ना। महिला क्या करती है कि अपने सारी जब प्लान करती है, देखिए मैं हर महिला की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनका पहले से ही प्लान है कि भाई अब मुझे इस घर से बाहर जाना है, तो क्या करती हैं कि वो सारी जेवर पहले से ही स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें, जैसे कभी कुछ ज्वेलरी या कुछ पेपर, वो क्या करती है अपने मायके रख के आती हैं और इस तरह से वो सारा जेवर पहले ही अपने मायके रख के आ चुकी है। अब जब वो मायके चली जाती है फिर पति के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि भाई मेरे सारी ज्वेलरी मेरे पति ने रख ली या मेरी सास ने रख ली है ना। अब घरेलू हिंसा के तहत भी मामला दर्ज हो जाता है, स्त्री धन रखने का आरोप पति के ऊपर आ जाता है। अब ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में आपको करना क्या है कि जो भी अगर वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं या ऐसी कोई फोटोग्राफ जो उनके घर में कोई फंक्शन हुआ है उस समय उन्होंने वो ज्वेलरी पहनी हुई है, क्योंकि विवाह के समय तो उन्होंने ज्वेलरी पहनी होगी, वो फोटोग्राफ आपके पास होगी, है ना। अब जब आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया तो क्या उसके बाद भी उन्होंने उन ज्वेलरी को पहना है? वो अगर फोटो आपके पास मिल जाती है तो वो एक पुख्ता एविडेंस हो जाता है कि भाई महिला ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। डीवी एक्ट के तहत अगर मामला आपके ऊपर लगाया है तो उसे अच्छे से फाइट कीजिए। और आपकी ये तो देखिए पूरा केस देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ, ऐसे मैं नहीं कह पाऊंगी क्या क्या आरोप लगाए हैं। हाँ, सास भी अपनी बहू के ऊपर घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। अगर ज्वेलरी वो लेके गई हैं, आपके ऊपर आरोप है, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सारा सामान लेके गई हैं। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसको प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक उपाय मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अधिक से अधिक इस पेज को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगी, फिर भी कोशिश करती हूँ एक दो प्रश्न और लेने की। मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं देना नहीं चाहती, हाई कोर्ट में चल रहा है, सारी प्रॉपर्टी बहन के नाम कर दी है, बहन भी ससुराल नहीं जाती है। देखिए, पति अगर आपसे तलाक देना चाहते हैं, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या ग्राउंड है जहां पर पति आपसे तलाक की मांग कर रहे हैं? अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की, तो अगर आपकी उनकी बहन के नाम पर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी कर दी है और उनके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उनके पास जितना भी सैलरी आ रही है ना, ये आप साबित कर देती हैं कि जब केस हुआ था, आप मान लेते हैं कि 2 साल पहले आपका केस हुआ और उस बीच अगर आपके पति ने प्रॉपर्टी बहन के नाम पे कर दी है, तो ये बात भी आप कोर्ट में लेके आइए। और मेंटेनेंस पाने का तो आपको राइट है, निवास का भी आपको राइट है। अब ये सबूतों के आधार पर ही आप से मैं कुछ कह पाऊंगी। अगर आप नहीं देना चाहती हैं तो फिर आप, अगर हाई कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप तलाक नहीं देना चाह रही हैं तो आप मीडिएशन में मामला लेके जाइए, है ना। नहीं तो फिर अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, मान लेते हैं कि वो नहीं रहना चाह रहे हैं, आप काफ़ी समय से फाइट कर रही हैं उनके साथ, है ना, आपके में मान लेते हैं 5-6 साल से मामला चल रहा है, वो नहीं रहना चाह रहे या किसी और के साथ वो रह रहे हैं,
वो उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रहा हूँ, तो ऐसे रिश्ते में बंधने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जितना फीस आप वकीलों को देंगी और जितना आप इन सारी चीज़ों में दिमाग लगाएंगी, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना ही बेहतर होगा। अगर जब सामने वाला पार्टी रहना ही नहीं चाह रहा है, जब उसने बोल दिया कि मैं नहीं रहूँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त उसको छोड़ देना ही बेहतर है। फिलहाल पूरी जानकारी जब आप मुझे कुछ बताएंगी तो ही मैं कुछ कह पाऊँगी। अब बहन ससुराल नहीं जाती है, तो इसमें तो वो उनका खुद का निजी मामला है कि वो जाएं या ना जाएं, है ना। इसमें आप कुछ नहीं कह सकती हैं, कर सकती हैं। तलाक के लिए मैंने आपको बोल दिया, एक बार उनसे बोलिए कि भाई मीडिएशन में मामला लेके जाइए और जो आपके पास एविडेंस है वो न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, उस हिसाब से आपको भरण पोषण मिलेगा। तलाक नहीं देना चाह रही है तो मीडिएशन में मामला लेके जाइए। और इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं होता है, ये देखा जाता है कि ग्राउंड क्या क्या लगाए गए हैं। अगर ग्राउंड उनकी ओर से स्ट्रांग लगे हुए हैं तो फिर मीडिएशन में आप मामला लेके जाइए। तीन साल से अलग है, 3 केस किए हैं, 498, 125 और 3 साल से अलग है, 3 केस भी किया है, 498, 125 और सेक्शन 9, और अब 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इस महीने बच्चा मेरे पास आशा द्वारा रजिस्टर से कुछ एविडेंस मिला है, तो क्या कोर्ट में पेश कर सकते हैं? ये मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 498A का मामला अगर लगाया हुआ है तो फिर उसे आपको फाइट करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का तो राइट है। अब आप ये पूरी जानकारी मुझे बताइए, मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाई हूँ। स्त्री धन कितने साल के बाद भी ली जा सकती है? स्त्री धन पर आपका अधिकार है, आप कभी भी ले सकती हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप 15 साल से अपने पति से अलग है और आप ये कहती हैं कि भाई इन्होंने मेरा स्त्री धन रखा हुआ है, तो आपको ये रीज़न बताना पड़ेगा कि इतने साल तक आप थी कहाँ, जो आपको ये याद नहीं आई कि स्त्री धन उनके पास रखा हुआ है। तो स्त्री धन पर तो आपका ही अधिकार है ना, अगर पति के पास रखा है या सास ससुर के पास रखा है। लेकिन आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा कि आप 15 साल के बाद उनके ऊपर क्यों आरोप लगा रही है, क्योंकि आप अपने पति के ऊपर ये कहती हैं कि भाई इन्होंने मेरा स्त्री धन रखा हुआ है, 10 साल हो चुके हैं। तो कोर्ट भी आपसे पूछेगी कि भाई आपने 10 साल के बाद, इतना लंबा समय हो गया है, इतने समय के बाद आपने स्त्री धन की मांग क्यों की है, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो एकदम मना कर देगी कि भाई आप झूठा आरोप लगा रहे हो। तो आप स्त्री धन कभी भी मांग सकते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा के तहत अगर महिला की मार पिटाई हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या एक महिला 10 साल के बाद भी घरेलू हिंसा का आरोप लगा सकती है, डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा सकती है, या 4 साल के बाद मामला दर्ज करवा सकती है? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसको कारण बताना होगा कि इतने लंबे समय तक उसने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की। क्या उसके द्वारा कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई गई, क्या उसके द्वारा कोई मजिस्ट्रेट के वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाई? तो एक कारण आपको बताना पड़ेगा। आज की एक घटना बताती हूँ। आज एक आप में से या इंस्टाग्राम में से ही या यूट्यूब में से किसी एक फॉलोवर का फ़ोन आया। तो एक महिला का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी सास ने मेरा स्त्री धन रखा हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि अगर स्त्री धन रखा हुआ है तो आप उनसे मांगिए, आप कहाँ रहती हैं? तो कहती हैं कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने पति से बात कीजिए, उनसे बोलिए कि भाई मेरा आप स्त्री धन रखिए ना, तो मैं केस करूँगी। फिर वो कहती है कि नहीं, मेरा पति भी मेरे पास रहता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पति और आपके बीच में सब सही है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा आपके जेवर है कि सास ससुर ने आपको दिए थे? तो कहती है नहीं, मेरे जेवर तो मेरे पास है, सास ने मुझे एक हार दिया था और उनकी एक कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची और हमें पैसा नहीं दिया। अब आप ये सोचिए, एक हार मतलब गले का कुछ उनका हार होगा, उसके लिए, और उन्होंने, सास ससुर ने अपनी ही प्रॉपर्टी बेची, उस प्रॉपर्टी के पैसा लेने के लिए वो महिला ये सोच रही है कि मैं उनके ऊपर केस करूं, जबकि पति उसके पास है, उसका स्त्री धन उसके पास है। लेकिन एक सोचिए, व्यक्ति की नियत मैं बोलूं कि बेवकूफ़ी बोलूं कि क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक जहाँ पर ना तो सास ससुर की प्रॉपर्टी, अगर पैतृक संपत्ति है वहाँ पर बेटे का राइट है और बेटे का राइट है, बहू का राइट नहीं है। लेकिन वो बहू अपने सास ससुर से फाइट करने के लिए, जहाँ पर उनकी स्व अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति भी नहीं है, एक हार के लिए, जो एक जेवर जो उनको दिया होगा, उसके लिए वो केस करने की सोच रही है। और उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मैं इतने साल तक केस फाइट करूंगी,
मेरा पति कल को मुझसे दूर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पति को भी लगेगा मेरे माता पिता के ऊपर केस कर रही है। या तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए लोग न्यायालय आने की सोच रहे हैं, लोग पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहे हैं, जहाँ पर उसकी कीमत कितनी होगी, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, लेकिन उसके लिए कितनी मानसिक अशांति वो लेने की सोच रही है और उस प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रही है जो उसे कभी नहीं मिल सकती है। क्योंकि सास ससुर की जो अर्जित प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी होती है, जो खुद से वो कमाता है, लेता है, चलिए आज के लिए बस कानूनी जानकारी इतना ही, और जल्द ही आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। अभी थोड़ा मुझे अर्जेंट काम है, और ऐसे ही मुझे लाइक और कमेंट करते रहिए। और अभी तक आप फेसबुक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी मुझसे